हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज कुछ आईआर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलाबोरेट ऑन द रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऑल्सो अंडरलाइन द कंटेम्परेरी एरियाज ऑफ देयर बायलैटरल एंगेजमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अफ्रीका से रिलेशन की बात हो रही है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इलाबोरेट ऑन द रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है? अंडरलाइन द कंटेम्परेरी एरियाज ऑफ देयर बायलैटरल एंगेजमेंट। तो इसको स्टार्ट कैसे करना? आप स्टार्ट हमेशा एक कोड से करो। कैसे करो? एक कोड से करो। स्कॉलर से कर सकते हो, जो स्कॉलर्स का व्यू पॉइंट होता है। जैसे हमने यहाँ यूज किया है, एज अफ्रीका इज द न्यू एशिया, ये श्याम शरण का है। विथ वास्ट रिसोर्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड सिमिलर कॉलोनियल पास्ट, कोलैबोरेशन इज ऑन द सरफेस। ये आप ऐसा एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं स्कॉलर्स का, या फिर शशि थरूर का स्टेटमेंट है कि अफ्रीका एडमायर्स चाइना बट वांट टू बी लाइक इंडिया। या फिर आप महात्मा गांधी का यूज कर सकते हो। जो रिलेशंस होने चाहिए वो वैल्यू बेस्ड होने चाहिए rather देन कॉमर्स बेस्ड, या आप एक्सप्लॉयटेशन को दूर कर पाओ। हमेशा आप अपने आईआर के आंसर में वैल्यू ओरिएंटेड जाओगे तो हमेशा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आप एक ऐसा इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो एक स्कॉलर के कोड से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? अनटैप्ड रिसोर्सेज। अफ्रीका क्या है? झारखंड एंड उड़ीसा है। जैसे इंडिया में झारखंड उड़ीसा है कि बहुत मिनरल्स हैं पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कि एक्सप्लॉयटेशन है, न्यू कॉलोनिज्म है। न्यू कॉलोनिज्म जैसे आप देखोगे कि फ्रांस फ्रांस के कई सारे जो कंट्रीज हैं उसमें कूप हुआ अफ्रीका में। तो कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनिज्म आज भी चल रही है वहाँ पे। एंड आप देखो जैसे कोबाल्ट पड़ा हुआ घाना में, है ना, मतलब बहुत सारे मटेरियल पड़े, बहुत मिनरल्स पड़े हैं, डायमंड, गोल्ड, एवरीथिंग, आइवरी। एंड पर उनको फायदा नहीं मिल रहा उस चीज का। नहीं तो अफ्रीका कहाँ पहुंच गई थी जिसका कोई एंड नहीं था। तो अनटैप्ड रिसोर्सेज क्या है? कोबाल्ट इन कॉन्गो, गोल्ड, डायमंड इन साउथ अफ्रीका। ओके, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मेनी मिनरल्स। ओके, सही बात है। उसके बाद क्या है? सिविलाइजेशनल वैल्यूज। सिविलाइजेशनल वैल्यू जब भी आप डालोगे आईआर के आंसर में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू ओरिएंटेड आंसर होगा। उसमें क्या है? कॉमन कॉलोनियल पास्ट, यस, कॉलोनिज्म जो इंडिया में था वही अफ्रीका में भी था। गांधीयन मूवमेंट इन अफ्रीका, जो हम गांधी जी मूवमेंट किए थे वहाँ पे कई सारे थे उसमें, जैसे कि लाइसेंस का था, फिर जो है और क्या था कि जो उन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक्स लोग हैं उनके लिए फाइट किया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर मैरिज वाला जो इशू हुआ था, है ना, मैरिज इलीगल कर दिया था उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने। तो गांधी मूवमेंट काफ़ी फेमस है वहाँ पे। आगे क्या है? इंडियाज रोल इन फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफ्रीका। यस, दिस इज ऑल्सो मेजर पॉइंट। अब सिक्योरिटी भी एक मेजर इशू है। तो अब जब आंसर दो डिफरेंट डायमेंशन में दो कि रीजंस फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका क्या है? रिसोर्स भी है, सिविलाइजेशन वैल्यूज भी है, और क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि चाइना जो है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफ़ी जो है इंडिया को चोक करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें अफ्रीका का इंपॉर्टेंस बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो लिखा है इसमें अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑफ चाइना, इंडियन बेस इन मॉरिशस। ठीक है, और क्या है? चोक पॉइंट नियर सुएज कैनल। तो जो जियो पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, है ना, तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से भी अफ्रीका इंडिया के लिए क्वाइट एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल फ्रांस के अराउंड 10 या 10 प्लस आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, और इसलिए फ्रांस इतना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इंडिया से। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम में इंडिया एक सुपर पावर ऐसा इमर्ज हो रहा है, और कोई और कंट्री नहीं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता फ्रांस को इस रीजन में। उससे फ़ायदा क्या होगा फ्रांस को? फ्रांस को फ़ायदा होगा कि जो उनके यूनक्लोज के लॉज हैं उससे क्या होगा कि मिनरल्स मिलेंगे उनको 200 नॉटिकल माइल्स तक, रिजर्व्स मिलेंगे। तो इससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं। और क्या? कंटेम्परेरी एरिया ऑफ इंगेजमेंट, जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो कंटेम्परेरी एरिया ऑफ इंगेजमेंट क्या है? पहला पॉइंट है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, कि अफ्रीका एक पॉवर्टी वाला रीजन है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का मस्ट रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, क्या इंडिया जापान का इनिशिएटिव है वहाँ पे, है ना। तो इंडिया जापान मिलकर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड क्या है? प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन वैल्यू, जैसे सोलर मामा, सी गोज डिजिटल। ये सब क्या है कि वहाँ की कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव्स है। तो जब भी आप कोई फॉरेन रिलेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा डीप में जाओ,
थोड़े इंडिया के आप जो है कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स देख लो, तो ये आपका आंसर थोड़ा यूनिकनेस में आएगा, अच्छा लगेगा देखने में। ओके। और लिखा है इसमें रेदर देन एक्सप्लॉयटेशन, कि हम बस जो है मटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हैं उसको, और हम वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन इनिशिएटिव क्या हो सकता है, आईआईटी एंड आईएम जैसे जो इंस्टीट्यूट वहाँ डेवलप हो रहे हैं, इंडिया कर रहा है, तो ये भी एक सोशल कैपिटल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ओके। और ये क्या, उससे क्या होगा भाई, जब तक हेल्थ एंड एजुकेशन में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो दैट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें आप नीचे मेंशन कर सकते हो कि इट कैन हेल्प अफ्रीका टू यूटिलाइज देयर डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा चीज़ क्या है, ग्रेटर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ डायस्पोरा का प्रेजेंस काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जाके वहाँ जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी लोग पहले से ही बसे हुए हैं वहाँ पे। लिखा है पीपल टू पीपल कॉन्टेस्ट वन वे नहीं है, अफ्रीका के लोग भी इंडिया में आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मेनी अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन इंडिया। अब आप जब कंक्लूड करोगे तो कंक्लूड भी आप जो है वैल्यू ओरिएंटेड जाओ, या फिर किसी स्कॉलर का कोट है या स्टेटमेंट है उसको भी यूज कर सकते हो। अब क्या हमने कैसे फिनिश किया इसको, अफ्रीका नीड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट लाइक इंडिया प्रोजेक्ट कंटेन काउंटरिंग डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, है ना। तो यहाँ पे आप ये एक अलग एंगल दे रहे हो कि इंडिया जो है डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना का फेमस है, उसमें क्या होता है कि आप लोन देते हो और जो दूसरी कंट्रीज को आप लोन दे रहे हो वो क्या है, पे नहीं कर पाई, इतना कैपेसिटी नहीं है, तो इन द एंड क्या करोगे आप, उसका एसेट ले लोगे। जैसे हम्बनतोता पोर्ट ले लिया उन्होंने, ऐसे बहुत सारे चाइना के, केन्या में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है उनका, और पूरे अफ्रीका में मतलब बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइना का। तो समवेयर दे आर ट्राइंग टू गेन द एसेट्स। जैसे कि आप जो कॉन्गो में माइंस है ना कोबाल्ट की, 60% चाइना कंट्रोल करता है। जो कॉन्गो में माइंस है कोबाल्ट की, जो कि कोबाल्ट माइंस फेमस क्यों है, आज की डेट में जो आप ईवी देखते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें कोबाल्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स में उसमें ईवी में क्या होता है, ब्लास्ट होते हैं, वो टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो कोबाल्ट क्या करता है, उसको हेल्प करता है उस टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए। सम हाउ चाइना इज मोनोपोलाइजिंग द ईवी इंडस्ट्री। ओके, ठीक है। एंड ऑफ चाइना एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। जिससे ब्लड डायमंड एक फेमस मूवी है इसके ऊपर। तो वो क्या है, रिसोर्स एक्सप्लोटेशन करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, रेबेलियन क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट को भी आप वेपन्स दे रहे हो, रेपेलियंस को वेपन दे रहे हो। इससे क्या होगा कि कंट्री अपना रिसोर्स सेल कर देती है फॉर सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड वेपन्स। ओके, आई थिंक दैट आंसर इज सफिशिएंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, immediate neighbors are the first circle of priority in India's relation with the world. In this context, highlight the salient feature of neighborhood first policy. Also mention the associated challenges. अब क्वेश्चन क्या है कि फिर से पढ़ते हैं, इमीडिएट नेबर्स आर द फर्स्ट सर्कल ऑफ प्रायोरिटी इन इंडिया रिलेशन विद द वर्ल्ड। तो जो कोई भी कंट्री ना, उसके स्टेबिलिटी के लिए नेबरहुड बहुत मैटर करता है। उसके स्ट्रेंथ के लिए इंडिया, उसके स्ट्रेंथ के लिए नेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे लगता है आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसके नेबर्स उसको हेल्प नहीं कर रहे उस लेवल पे जितना जितना बाकी कंट्रीज ही कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करना है इसका आंसर, आइए देखते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज, है ना, कंसीव्ड इन 2008 इज बेस्ड ऑन गुजराल डॉक्ट्राइन एंड पंसिल फिलॉसफी। गुजराल डॉक्ट्राइन जो है काफ़ी फेमस है, जिसकी हेल्प से हमने आप देखोगे तो क्या किया था, पीस की बात की थी नेबरहुड में, जो आई के गुजराल फॉर्मर पीएम है अपने, एंड पीस की बात किया था, नॉन इंटरफेरेंस की बात किया था, डेवलपमेंट की बात किया था। एंड पंसिल क्या है, पंसिल आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जा सकते हैं, वो भी सेम आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। तो इसमें हमने यूज किया गुजराल डॉक्ट्राइन एंड पंचुअल फिलॉसफी का। ये की टर्म्स हैं, आप इन की टर्म्स को यूज कर सकते हो और ऐसे की टर्म्स देखा करो। ओके। और फीचर्स क्या है, रिड्यूसिंग द बिग ब्रदर बुली इमेज ऑफ इंडिया। इंडिया का इमेज क्या है, बिग ब्रदर बुली है। क्यों है, क्योंकि जोग्राफिकल ऐसा है। नेपाल आप देखो डिपेंडेंट है इंडिया पे, भूटान डिपेंडेंट है इंडिया पे, बांग्लादेश बहुत हद तक डिपेंडेंट है इंडिया पे। तो दीज कंट्रीज वो इंडिया को कैसे देखते हैं, एक बिग बुली जैसे देखते हैं। कई बार क्या हुआ कि हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ रहते हैं वो भी जो है पास्ट में एक बिग ब्रदर बुली का उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया हुआ है पहले भी। तो इंडिया अभी चेंज कर रहा है इस चीज़ को। तो और इसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि
फॉरेन इंटरफेरेंस, जियो पॉलिटिक्स अभी अभी बहुत हाई प्राइस पे है, और इस टाइम पे इंडिया को नेबरहुड में क्या चाहिए, पीस चाहिए। देन ओनली वी कैन हैव स्टेबिलिटी इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया हाईली डिस्टेबलाइज रीजन है वर्ल्ड का, वन ऑफ द हाईली डिस्टेबलाइज रीजन है। टू न्यूक्लियर पावर्स है, एक्सट्रीम पावर्टी है ना, एक्सट्रीम पावर्टी यहाँ पे। इंटर रीजनल ट्रेड नहीं है, इंटर रीजनल ट्रेड होगा तभी स्टेबिलिटी आती है। जैसे आप देखोगे कि नाफ्टा में क्या है, 60% ट्रेड है। आप ईयू देख लो, वहाँ पे इंटर रीजनल ट्रेड बहुत ज़्यादा है। ओके, आसियान देख लो, वहाँ बहुत ट्रेड है। और सार्क का कितना, सार्क का 5% से लेस है। ट्रस्ट ही नहीं है। जब ट्रस्ट ही नहीं है तो कहाँ से फिर पीस आएगा, और फिर पीस नहीं है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, है ना। तो आगे चलते हैं। नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, एग्जाम्पल नॉन इंटरफेरेंस इन रिसेंट बांग्लादेश क्राइसिस। तो जब भी आप कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हो, एक आध एग्जाम्पल लिखोगे तो उससे एक रेलेवेंट सेट होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपको डिटेल में चीज़ें पता है, तो उससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं आपको। सेकेंड क्या है, इनहेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑनलाइन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। वही बात हो रही है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि रिलेशंस अच्छे होंगे। एक फेमस कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कंट्री है और दोनों में मैगडी है और काइंड ऑफ बहुत कोऑपरेशन है, if they are dependent upon each other, they are dependent upon each other for trade and different things, तो उनके बीच वॉर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी को इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। पर ये फेल हुआ था कब, जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ। यूक्रेन क्राइसिस में क्या हुआ, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी जर्मनी रशिया की, ओके, तो यूरोप ने क्या किया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी बनने दिया, सो दैट दे हैव बेटर ट्रेड विथ रशिया। बट उससे क्या हुआ, क्या वॉर रुका, क्या नहीं रुका। 2014 में क्रीमिया ओवरटेक किया, क्रीमिया को सीज किया रशिया ने, नॉर्थ स्ट्रीम 2 उसके बाद आई, उसके बाद भी रशिया ने यूक्रेन वॉर स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वहाँ फेल हुई थोड़ा। अब आगे चलते हैं इसमें। मोगला पोर्ट इन बांग्लादेश, बीबीआई कॉरिडोर फॉर बेटर ट्रेड, ये इनिशिएटिव है। आपको इनिशिएटिव पता होने चाहिए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया के पास कैपेसिटी, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना बीआरआई से बहुत हैविली इन्वेस्ट कर पाता है हर जगह, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट हुआ चाइना के लिए। और हम हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, मेंटालिटी ये है, ये सड़क बनी, अगले साल भी वही बनेगी। तो आप जब तक क्वालिटी नहीं लाओगे तब तक आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कैसे करोगे, है ना। तो आपका ब्रॉड विजन होना चाहिए उस हिसाब से कि बेटर क्वालिटी ऑफ रोड्स हो, कि रोड्स लंबे चले, तभी तो आप बाहर भी के लोग भी आके बनवाएंगे ना आपसे। चाइना के जो बस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल का उनका है, क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल का, इसलिए वो बीआरआई का डिमांड बहुत है। ओके, इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने क्या किया, देलाराम जरांजी जो रोड है अफगानिस्तान में, सलमा डैम उन्होंने वहाँ पे किया, पार्लियामेंट बनवाया वहाँ पे। तो इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सलमा डैम बनवाया हुआ है, रोड्स बनवाए हुए, पार्लियामेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड डैम एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान एंड नेपाल, है ना। बहुत सारे फेमस जो है डैम्स वगैरह हैं जो आप याद कर सकते हो, एक आध का आप मेंशन भी कर दो तो अच्छा रहेगा। ओके, चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है क्या है कि राइजिंग जियो पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट रेबेलियन। तो जैसे आप देखोगे कि नेपाल में भी हुआ, बांग्लादेश में हुआ क्राइसिस, तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से क्राइसिस हुआ। तो क्राइसिस होगा तो क्या होगा कि सम हाउ दे ट्रीट अस डिफरेंटली। जो शेख हसीना थी उससे टर्म्स हमारे बहुत अच्छे थे बांग्लादेश के, पर जो नई गवर्नमेंट आई उससे हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं बैठ रहे थे स्टार्ट में। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और नेपाल में भी सेम कंडीशन है ना। तो जियो पॉलिटिक्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा क्या है, राइजिंग टेंशन विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से हमारा टेंशन अभी भी है, उससे प्रॉब्लम क्या है कि हमें हैविली आर्मी वहाँ डिप्यूट करना पड़ता है। सेम विद चाइना बॉर्डर। तो एक जैसे सियाचिन पे पर डे का जो इन्वेस्टमेंट है, पर डे का जो खर्चा है वो अराउंड 5 करोड़ है पर डे का, एंड बहुत सारी फैटलिटी भी होती है सियाचिन में। तो अगर हमारे पास पीस हो पाकिस्तान से तो हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है, जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर टेंशन कम हो तो। पर पाकिस्तान क्या है, एक रोग स्टेट है, और उसको क्या है, कभी चाइना यूज करता है, कभी यूएस यूज करता है टू कंट्रोल इंडिया। सो ये तो आप हमेशा यूज कर सकते हो। ओके, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम इनिशिएटिव,
पहलगाम में अटैक। दूसरा इशू क्या है, जो सीपेक है वो पीओके से जा रहा है, तो ये चैलेंज कर रहा है इंडिया की सॉवरेंटी को। ओके, तो जिससे क्या हो रहा है कि हम पीस के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सीपेक पीओके से जा रहा है तो हम पीस कैसे कर सकते हैं, है ना? वो कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है। सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्पंसनिंग ऑफ सार्क। जो सार्क हमने बनाया कोऑर्डिनेशन के लिए अपने नेबर्स के लिए, वो आज फंक्शनिंग नहीं है, मीटिंग्स ही नहीं होती हैं उस लेवल की, कोऑपरेशन नहीं है उस लेवल का। अगर सार्क इफेक्टिव रहा, सार्क क्यों फेल हो रहा है? सार्क क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है उसको, उसकी प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। मनमोहन सिंह ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की थी, कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस जो बोलते हैं, उसकी हेल्प से मनमोहन सिंह ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की थी। पर जो 2008 में अटैक हुआ उससे क्या हुआ, जो टॉक्स थे वो डिलेड हो गए। तो ये भी एक इशू है सार्क का। ओके, और क्या है, ट्रेड लेस देन 5% इन सार्क अगेंस्ट 25% इन आसियान एंड 60% नाफ्टा, जो पहले डिस्कस हुआ है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, इंडिया नीड टू strengthen their position with better decision, better delivery of project, cutting red tapeism, है ना? तो इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी जो है, जैसे हमने जो है ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है, बहुत डिले हो गया, है ना? जो सितवे पोर्ट से हमारा हाईवे जा रहा है, जो कनेक्टिविटी है म्यांमार से आसियान से, तो वो भी डिले हो रहा है। उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है ना, अगर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे किससे, आसियान से, तो उसका बहुत हैवीली डेवलपमेंट हो जाएगा। पर हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले होते हैं। रेड टैपिज्म भी इसका एक प्रॉब्लम है। रेड टैपिज्म इन द सेंस कि जो ब्यूरोक्रेटिक हैडल्स हैं, उसके बाद क्या है, जो फाइनेंसेस हैं वो भी एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो इन प्रॉब्लम्स को इंडिया को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम्पीट किससे करना है, चाइना से कम्पीट करना है। आप नहीं करोगे तो बीआरआई बहुत स्ट्रांग है, बीआरआई इज गोइंग टू इन्वेस्ट हैवली इन द नेबरहुड, और बीआरआई अगर घुस गया बहुत डेप में, तो फिर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एडवांटेज है चाइना के पास, आप उस लेवल पर डील नहीं कर पाओगे, है ना? इससे आप एक एंड कर सकते हो, है ना? और क्या एंड कर सकते हो आप, कि इंडिया को कहीं ना कहीं जो है सार्क को रिवाइव कर सकते हैं, या डिफरेंट मेथड से कुछ ऐसा पीस प्रोसेस लाते हैं जिससे पाकिस्तान से हमारा पीस प्रोसेस हो पाए। और उससे क्या होगा, पॉलिसी शिफ्ट होगी, बॉर्डर पे खर्चे बचेंगे, पीस प्रोसेस होगा, और क्या होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।